हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपको पता है कि विजन आईएएस के जो अगस्त मंथ के करंट अफेयर वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम सितंबर मंथ के जो करंट अफेयर्स है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और लेट हुआ है इस महीने में, तबीयत नहीं सही थी, इसी वजह से क्लासेस लेट से शुरू हुई हैं। पर ये है कि मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के दोनों टाइम, और ये जो टॉपिक्स हैं आपको कवर करा दिए जाएंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आज शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पहला जो आर्टिकल है वो है नारी शक्ति वंदन संविधान 106वां संविधान संशोधन एक्ट 2023। ठीक है, तो इससे शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और GS2 के लिए एकदम समझ लीजिए कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में भी आएगा ये। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें दिया है, हाल ही में संसद ने संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया है। संसद ने, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को क्या करना है? 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान करना है। ठीक, इसे संसद में 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया और पारित किया गया 106वां संशोधन अधिनियम के तौर पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये समझ लीजिए, यही सबसे मुख्य चीज़ इसमें है कि मुख्य प्रावधान इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो मुख्य प्रावधानों को आप जानते हैं कि मुख्य प्रावधान में ये है कि इसमें निम्नलिखित अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है। कौन सा? अनुच्छेद 239 इसमें क्या है कि दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए आर्टिकल 239A में संशोधन किया गया। ठीक, अच्छा, संविधान में नए अनुच्छेदों को भी जोड़ा गया है। 330A को जोड़ा गया है। 330A आर्टिकल, इसमें क्या है? लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान हेतु आर्टिकल 330A। ठीक, अब अनुच्छेद 330 क्या कहता है? इसके तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अच्छा, जनजातियों के लिए कुल सीटों में से भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ क्या है? आर्टिकल 332A, आर्टिकल 332A में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए आर्टिकल 332A को जोड़ा गया है। ठीक, अच्छा, आर्टिकल 332 के तहत क्या था? राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु आरक्षित कुल सीटों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 334A, इसमें क्या है? महिलाओं के लिए आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो पहली जनगणना आयोजित होगी उसके आधार पर परिसीमन पूरी होने के बाद लागू होगा। ये विवाद का पॉइंट था, इसी पर सब लोग जो विपक्ष वाले लोग हैं वो विवाद कर रहे थे। इसमें क्या दिया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण क्या है? इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो पहली जनगणना आयोजित होगी उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्या होगा? ये लागू होगा। ठीक, अब एक सनसेट क्लॉज है। सनसेट क्लॉज क्या है? महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि इस आरक्षण कानून के लागू होने की तारीख से 15 वर्षों तक क्या है? जारी रहेगी। ठीक, हालांकि जो है संसद क्या करती है? कानून बनाकर महिलाओं के लिए आरक्षण की अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का जो टाइमली रोटेशन होगा, आवधिक रोटेशन होगा, प्रत्येक आगामी परिसीमन के बाद किया जाएगा। और इस अधिनियम के उपबंध क्या है? मौजूदा विधानसभा और लोकसभा के विघटन तक किसी भी प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेंगे। मतलब अभी जो वर्तमान में जो चल रही है स्थिति, उसको कोई भी जो अधिनियम है उसको प्रभावित नहीं करेगा प्रतिनिधित्व का। ठीक है, जब तक विघटन ना हो। ठीक है, यहाँ शब्द यूज किया गया है विघटन का, ध्यान देना है, यहाँ विघटन का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य प्रावधान रहे। अब एक बात आते हैं कि विधायिका में महिलाओं की आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्यों है ऐसी बात कि इसमें विधानसभा चाहे विधायिकाओं में जो है, राज्यसभा में, लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात की जा रही है? ये मेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि विधायिकाओं में जो है महिलाओं का सबसे कम प्रतिनिधित्व। ये क्या है? भारतीय संसद में महिला सांसदों की संख्या क्या है? काफ़ी कम है, 15% से भी कम है। हालांकि यह तक का सबसे अधिक आंकड़ा है हालांकि, लेकिन फिर भी 15% से भी कम है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि राज्य विधानसभा में महिला विधायकों का औसत प्रतिनिधित्व कितना है? 8%। और जैसे मिजोरम जैसे कुछ राज्य हैं वहाँ एक भी महिला विधायक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ये भी रहा है। ठीक, अंतः संसदीय संघ के अनुसार क्या है कि भारत में जो निम्न सदन है, निम्न सदन यानी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इसके पड़ोसी जो देश है उससे भी बेहद कम माना जाता है। विश्व आर्थिक मंच की जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, उसमें भारत के खराब प्रदर्शन एक प्रमुख कारण है। भारत 127वें नंबर पे है। ठीक, तो ये भी एक बहुत बड़ा
राजनीतिक दलों में भी पुरुष जो सत्तात्मक प्रकृति है, ये भी बहुत बड़ा जो है चिंता का विषय है कि पुरुष सत्तावादी बने हुए हैं और स्वाभाविक तरह से इसका जो स्वरूप है, स्वरूप परिवर्तन दलों का नहीं हुआ है, स्वरूप परिवर्तन जो है दलों का नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। महिलाओं को राजनीति में प्रवेश के समय धन और बाहुबल जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं से संबंधित मुद्दों का समावेशन नहीं है। महिलाओं के जो श्रम बल में कम भागीदारी है, अपराध दर में वृद्धि हो रही है। ऐसे में इस सब समस्याओं को निर्णय लेने के लिए इनके प्रतिनिधित्व को क्या करना है, बढ़ाना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर आरक्षण से लाभ होगा। ठीक है, अब इसमें स्थानीय स्तर पर जो महिलाओं में आरक्षण किए गए उससे कुछ लाभ दिखे हैं, तो ऐसे में जो है ये क्यों ना इसको बढ़ा करके अन्य स्तरों पर भी इसे लाया जाए। ठीक, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा। जनप्रतिनिधित्व के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से मदद मिलेगी नीति निर्माण में। तो ये सब तमाम चीज़ें थी, इसकी वजह से ये चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हालांकि कुछ प्रयास भी किए गए हैं। अब कौन कौन से प्रयास किए गए हैं उसको देखिए। इसमें क्या है कि 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक, 1996 में क्या हुआ, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 सीटें आरक्षित करने हेतु 81वां संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया गया। ठीक है, 1998-1999 में इस वर्ष में कई कदम भी उठाए गए। 2008 में क्या है, इसका इस प्रकार का अंतिम प्रयास था, जिसमें 2008 में क्या है कि महिला आरक्षण के लिए एक विधेयक राज्यसभा में पेश कर उसे पारित किया गया था। हालांकि बाद में लैप्स हो गया, यानी कि वो निरस्त हो गया। ठीक, अब इसके साथ साथ क्या है कि बहुत सारे इस अधिनियम को लेकर के चिंताएं प्रकट की गई हैं। अब इस अधिनियम को लेकर के कौन कौन सी चिंताएं हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए मेंस का जो आंसर राइटिंग करना है। ठीक, तो मेंस का आंसर राइटिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को लेकर के बहुत सारी चिंताएं भी प्रकट की गई हैं। ठीक, तो अभी ये इसमें क्या है, इसमें समानता के खिलाफ बहुत सारा चीज़ें हैं। ये क्या है कि समानता के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि ऐसे सीट आरक्षित होने पर महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। ये हालांकि बहुत कमज़ोर पॉइंट है। मतदाता के चयन करने के अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। गैर सजातीय समूह है, कोई मतलब महिला एक जाति समूह, कुछ सजातीय समुदाय नहीं है। ठीक है, तो जाति आधारित जो आरक्षण उसके समर्थन में तर्क दिए जाते हैं वो महिलाओं को नहीं दिए जाएंगे। ठीक, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण पर कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक, क्योंकि क्या है कि जो बहुत सारी चुनाव सुधार में बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे राजनीति का प्राधिकरण बहुत बड़ी चुनौती है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की जो है वो विशेष अदालत, विशेष खंड बनाने की बात की है। अभी परसों की न्यूज़ है ये। ठीक, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। कुछ मुद्दों में मतलब राजनीतिक जो ये सारे मुद्दे हैं राजनीतिक सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। राज्यों में असमानता है। ठीक, तो सीटों का रोटेशन एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। राज्य विधानसभा और विधान परिषदों में आरक्षण जो है ये क्या करेंगे, कोई मतलब इसका प्रावधान तो नहीं किया गया है कि राज्य जो अधिनियम में राज्यसभा है, इस बात को ध्यान देना। ये प्री के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अधिनियम में राज्यसभा और राज्य विधान परिषद में महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये समझ लीजिए। आपको प्री में यहाँ पे यूपीएससी फंसा देगा, सीधे लिख देगा कि राज्यसभा में इस अधिनियम के तहत 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया है या विधान परिषद में दिया गया। दोनों को गलत करना है स्टेटमेंट को, क्योंकि ये दोनों नहीं है। राज्यसभा और विधान परिषद नहीं है, सिर्फ जो लोअर सदन होते हैं यानी कि निचले सदन होते हैं, यानी लोकसभा हो विधानसभा हो, उसमें ये बात की गई है। हालांकि गीता मुखर्जी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए याद किए रहिए। 1996 में क्या कहा था कि राज्य विधानसभा और विधान परिषदों में भी महिलाओं का आरक्षण की सिफारिश गीता मुखर्जी समिति ने की थी। तो आगे की राह में करना क्या चाहिए, आगे की राह में सिर्फ 2 बात बताई है यहाँ पर। 2 बात ये है कि समय पर कार्यान्वयन हो। ठीक, जनगणना डेटा और परिसीमन का समयबद्ध कार्यान्वयन और प्रकाशन हो। क्षमता निर्माण पर विकास किया जाए। ठीक, सिविल सोसाइटी और संस्थानों को शामिल किया जाए। प्रभावी जो है नेतृत्व को सुनिश्चित किया जाए। ठीक, राजनीति का अपराधीकरण को लगाम लगाई जाए। ठीक और वास्तविक नीति निर्माण में महिलाओं को शामिल किया जाए। ये 2-4 पॉइंट और भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ आते हैं हम एक साथ चुनाव, सिमल्टेनियस इलेक्शंस, यानी एक देश एक चुनाव या एक साथ चुनाव की बात ये टॉपिक उभर कर आई, इसलिए ये आर्टिकल इसमें दिया हुआ है। दूसरा आर्टिकल है ये। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब देखिए इसमें क्या है कि हाल ही में सरकार ने क्या किया कि भूतपूर्व श्री राम जो राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया सरकार ने। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जब ये समिति क्या करेगी, एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं की जाँच करेगी और सिफारिश करेगी।
संसदीय 8 सदस्यीय समिति है, किसकी अध्यक्षता में है? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में है। प्री के लिए इंपॉर्टेंट यही है। अब एक साथ चुनाव के बारे में क्या है, इसका आशय यह है कि लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका, पंचायत चुनाव को क्या किया जाए, एक साथ संपन्न कराया जाए। ऐसा होने पर क्या है, विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इस सभी चुनाव के लिए एक दिन क्या करेंगे, मतदान कर सकेंगे। ठीक, हालांकि यह आशय नहीं है कि संपूर्ण देश में सभी चुनाव के लिए एक दिन ही मतदान हो, पर एक मतलब चरणवार तरीके से आयोजित किया जाए। पर क्या है कि दोनों मतलब मतदाता जो है एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मतदान करें। ठीक है, ये इसका आशय है। तो इसके पक्ष में तर्क लोग देते हैं और कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो पक्ष में तर्क क्या है, प्री के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बार बार आचार संहिता जो लागू होती है ठीक है, आचार संहिता लागू होने से शासन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। वो विकास गतिविधियां और कार्यक्रम सभी रुक जो होते हैं, सरकारों के रुक जाते हैं, वो चीज़ें उस पर नहीं होगी। चुनाव के आयोजन पे जो भारी खर्च होता है उसमें भी जो है अधिक मात्रा में जो धन खर्च होता है संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए, उस पर क्या है कि उससे कमी आएगी। सुरक्षा कर्मियों की लंबी अवधि जो है चुनाव ड्यूटी में तैनाती में जाती है। जो बहुत सारे जो CAPF होते हैं या राज्य पुलिस बल होते हैं, तो वो उसकी भी जो है वो सभी सारी चिंताएँ होंगी सुरक्षा को लेकर के, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। और बार बार चुनाव होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है। राजनीतिक रैलियों में जो सड़क यातायात बारिश होता है, ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है, जाति, धर्म, सांप्रदायिकता ऐसे मुद्दे हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। समाज में मजबूती से स्थापित हो जाते हैं, जैसे ध्रुवीकरण होता है, जिसे बोलते हैं पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन की वजह से जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और क्रोनिक कैपिटलिज्म जैसी समस्या को बढ़ावा मिलता है। क्रोनिक कैपिटलिज्म पे एक बहुत बड़ा बढ़िया आर्टिकल लिखा हूँ मैं, आपको ये दैनिक जागरण में जो है ये पब्लिश हुआ था, तो ये आपको मैं सेंड करूँगा, आप पढ़िएगा उसको। ठीक है, और एक साथ चुनाव नहीं होने से शासन व्यवस्था, नीति निर्माण प्रक्रिया में दीर्घकालीन और विवेकपूर्ण नीति जो है इस पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है। इसके बजाय क्या होता है, लोक लुभावनवाद पर जो है, ये जो लोक लुभावनवाद पे ध्यान केंद्रित होने लगता है। तो लोक लुभावनवाद पे भी मैंने एक दैनिक जागरण पे बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ था, और ये देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, उनके साथ ही जो है ये मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था। तो मैंने यहाँ पे इस आर्टिकल में मैंने ये बताया था कि जो लोक लुभावनवाद है वो कहीं ना कहीं जन कल्याण को ही सुनिश्चित करता है, जन कल्याण को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो जो लोक लुभावनवाद और जन कल्याण के बीच में बारीक डिफरेंस है। ठीक है, इसके बीच के डिफरेंस को मैंने बताया इस आर्टिकल में। तो वो आर्टिकल भी मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ, स्टडी फॉर ISPCS, स्टडी फॉर ISPCS टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वो आर्टिकल मैं शेयर करूँगा, पढ़िएगा, ये थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा आर्टिकल। ठीक है, पुराना आर्टिकल है, मतलब साल भर पहले मैंने इसको लिखा हुआ था, पर फिर भी जो है ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो एक साथ चुनाव करने में बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो देखते हैं। तो संचालन संबंधी चुनौती, संचालन संबंधी चुनौती क्या है कि कुछ राज्य विधानसभाओं की जो मौजूदा अवधि में बढ़ोतरी या कमी करनी पड़ेगी, जो इसमें संवैधानिक और वैधानिक समस्याएं मौजूद हैं। अविश्वास प्रस्ताव से चुनाव उपचुनाव जैसे कई सारे जो संविधान के कई प्रावधान हैं, आर्टिकल 83, 85, 172, 174, 356 में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। लगभग दोगुनी संख्या में EVM और VVPAT की स्थापना जो ये आवश्यकता होगी, और जिससे लॉजिस्टिक और वेयर हाउस संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। तकनीकी समस्याएं भी यहाँ पे पैदा हो सकती हैं। यहाँ तकनीकी समस्याएं भूल गया, तकनीकी लिख लीजिए। मतदाताओं के व्यवहार पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जब एक साथ चुनाव होगा तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे, क्षेत्रीय और अन्य क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं ये गायब हो जाएंगे। ये मतदाताओं के व्यवहार को प्रभाव कर सकते हैं, यानी कि जो क्या बोलते हैं इलेक्टोरल बिहेवियर है उसको प्रभावित करेंगे, इलेक्टोरल बिहेवियर को। ठीक, अब स्टडी ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर, मतदान व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, लक्ष्मीकांत में दिया है, पढ़े होंगे अगर आप लक्ष्मीकांत तो बताइए, उसको कमेंट करिएगा कि मतदान व्यवहार के अध्ययन को क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको आप जरूर कमेंट करिएगा। अच्छा, आम जन का इस विचार से परिचित ना होना। अब एक क्या है कि बहुत सारे लोगों में जागरूकता की कमी भी है। ठीक, और वो बहुत सारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे किस प्रकार से वोट करना है, तो ये सारी समस्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, दलों की जो प्रतिबद्धता होगी, क्या होगा, राजनीतिक दबावदेही में कमी आएगी। और क्या है कि इससे ज़मीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि चुनाव में कई तरह के रोजगार अवसर होते हैं, कहीं कंसल्टेंट का होता है, कहीं प्रचार का होता है, कहीं रैलियाँ में होती हैं, फिर कहीं से जो है तमाम टेंट से लेकर के अन्य जो संबंधित क्षेत्र के लोग हैं उससे भी जो है ये लाभान्वित होते हैं। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर प्रभावित होंगी। तो इसके संबंध में बहुत सारी सिफारिशें की गई हैं। हालांकि सिफारिशों से पहले हमको देख लेना चाहिए सफ़र का इतिहास क्या रहा है। तो इतिहास में ये रहा कि 1952 में
1952 से 67 के बीच में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव क्या है एक साथ कराए गए थे। ठीक, 1968 से 69 के बीच में कुछ विधानसभाओं का समय से पहले विघटन हो गया। फिर 1970 में जो है लोकसभा समय से पहले भंग होने 1971 में नए सिरे से चुनाव हुए। फिर 1983 में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने एक साथ चुनाव सिफारिश करने की जो है कराने की सिफारिश की थी। परंतु देखिए समस्या इसके साथ क्या है कि अगर एक साथ एक चुनाव बार हो गए, ठीक, और मान लीजिए कि सभी राज्यों के हो गए, और मान लीजिए कोई विधानसभा है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश विधानसभा है, और सरकार अगर बीच में गिर गई, सरकार बीच में अपना विश्वास खो दी, तो फिर वहाँ से क्या है, वहाँ से स्थितियाँ ये हो जाएंगी कि फिर से उसको चुनाव कराना पड़ेगा। क्योंकि अब ये संवैधानिक प्रावधान है कि 6 महीने तक ही मैक्सिमम होना चाहिए, इसके बाद तो सरकार का चयन करना जरूरी है। अब इसके बाद क्या है, फिर वही जो ये वाली स्थिति पैदा हुई थी ना, ये वाली जो 1968-69 के बाद वाली ये वाली स्थिति फिर पैदा हो जाएगी। ठीक, तो इसके लिए बहुत कुछ कठोर प्रावधान कर, बहुत सारा चीज़ें सिफारिश, मतलब इसमें क्या करना, संशोधन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये समस्याएं हैं। अच्छा, इसके संबंध में बहुत सारी सिफारिशें की गई हैं। विधि आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग की है, संसदीय स्थायी समिति की है, ये विधि आयोग का मसौदा रिपोर्ट है। तो निष्कर्ष इसमें देख लेते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें ही देख लीजिए। विधि आयोग की रिपोर्ट जो 1999 में आई थी वो देख लीजिए कि लोकसभा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाना चाहिए, परंतु विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तक चुनाव परिणामों की घोषणा पर रोक लगा देनी चाहिए। यह अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट थी, कार्मिक लोक शिकायत कानून में 2 चरणों में चुनाव हो। ठीक, कुछ विधानसभा में चुनाव लोकसभा की मध्यावधि में, शेष विधानसभा के चुनाव लोकसभा की शेष बचे कार्यकाल की समाप्ति पे हो। ठीक, नीति आयोग का विमर्श पर 2017 में क्या था कि इसमें सिर्फ चुनाव 2 चरणों में होना चाहिए। यदि लोकसभा या राज्य विधानसभा का समय पूर्व विघटन होता था, ऐसी स्थिति में नवनिर्वाचित लोकसभा या उस राज्य विधानसभा का कार्यकाल क्या है, मूल कार्यकाल की शेष अवधि के लिए किया जाना चाहिए। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की स्थिति में विश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि वैकल्पिक सरकार का गठन किया जा सके। अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, विश्वास प्रस्ताव। इसकी बात सिफारिश की गई है, अब मानना न मानना सरकार की बात है। ठीक, अब सभी उपचुनाव के लिए जो है 1.5 माह की 2 समयावधि जो है निर्धारित कर सकते हैं उपचुनाव के लिए विशेष वर्षों में होने वाले। विधि आयोग की जो मसौदा रिपोर्ट 2018 उसमें क्या है कि कुछ बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं, पर ये अभी सरकार ने कुछ निर्णय नहीं लिया है, उसको आप छोड़ दीजिए। निष्कर्ष क्या है, जब कुछ निर्णय होगा तो वो जरूरी होगा। निष्कर्ष क्या हो कि सरकार ने जिस तरह से एक साथ चुनाव कराने के विचार पर आगे बढ़ रही है, उसके लिए आवश्यक है कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले गहन और पारदर्शी तरीके से विचार विमर्श किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो अक्षुण्ण बनी रहे। बहुत अच्छा निष्कर्ष है, इसको आप अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं। अब आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। इसमें क्या है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के 5 राजनीतिक दलों ने संघीय चुनाव के लिए अपने अभियानों में एआई के सीमित उपयोग पर सहमति व्यक्त की और उसने एक आचार संहिता पर हस्ताक्षर भी किए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है दायरा बढ़ता जा रहा है। अब मतलब ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखिए यहाँ पे, यह किसी मशीन या डिवाइस द्वारा तर्क करने, सीखने, योजना बनाने, रचनात्मकता को प्रदर्शित करने जैसे मानवीय कार्यों को करने की इसमें क्षमता होती है। एआई का बहुत अधिक इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें से मैं भी खुद क्या करता हूँ, मैं भी एआई का बहुत सारा इस्तेमाल करता हूँ। अब वीडियोज़ ये बन रही हैं आपकी, इसमें एआई का बहुत सारा योगदान है। इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें जैसे थंबनेल बनाना, तमाम चीज़ें हैं। जैसे अभी मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें वॉइस ओवर की जो बात होती है, इफेक्ट्स की बात होती है, वीएफएक्स की बात होती है, सब एआई से मैं क्रिएट करता हूँ। तो एआई जो है अब अपनी कहीं ना कहीं आम जन के लोगों में भी, आम लोगों में भी अब अपना जगह बनाता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव में भी इसका जो है प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। और यहीं पे देखिए शुरुआत भी हो गई है। स्विट्जरलैंड के 5 राजनीतिक दलों ने संघीय चुनाव के लिए अपने अभियान में एआई के सीमित उपयोग पर सहमति व्यक्त की है। ठीक, अब चुनाव में एआई की भूमिका क्या हो सकती है, भविष्यवाणी करने वाला मॉडल बनाना। एआई का उपयोग करके क्या है, चुनाव जीतने के भविष्यवाणी करने वाले मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। इससे क्या है कि किसी भी विशेष उम्मीदवार के समर्थन करने की संभावना का पता लगाने में मदद मिलेगी। जनसांख्यिकी, मतदाता पैटर्न, अन्य मुद्दे जैसे कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है। और यह मॉडल किसी राजनीतिक दल के लिए उत मतदाताओं की पहचान करने में मदद करेगा जो उसके उम्मीदवारों को वोट देंगे। सोशल मीडिया का जो एनालिसिस है, सोशल मीडिया का एनालिसिस करने में ये बहुत बड़ा योगदान निभाएंगे। राजनीतिक दल क्या कर सकते हैं, एआई का उपयोग करके मतदाताओं को रुझानों और भावनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। इन विश्लेषण के आधार पर मतदाताओं की प्राथमिकता के अनुसार क्या है, सोशल मीडिया आउटरीच कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। व्यक्तिकरण क्या है, ये क्या इसे विशिष्ट मतदाताओं के लिए उनकी रुचियां, पसंदों और गुणों के आधार पर संवाद तैयार कर सकते हैं। अब यही चीज़ें पहले जब एआई नहीं थी तो ये काम कैसे हो रहा था, ये काम अभी देखिएगा
बहुत बड़ा विवाद हुआ था रसिया में और यूएसए के बीच में भी हुआ। बहुत बार भारत के भी संदर्भ में बात आई कि फेसबुक के जरिए से डेटा को जुटाया गया, फेसबुक के जरिए डेटा को जुटाया गया। और इसी के साथ साथ जो है बहुत सारी जो सोशल मीडिया कंपनी थी उन्होंने डेटा को लीक करके एक खास प्रकार के जो रुझान है, भावनाएं हैं, गुण है, पसंद है, रुचियां हैं, उन प्रकार के लोगों की डेटा सेट को तैयार किया गया और उनके आधार पर उसी प्रकार की जो प्रचार की चीज़ें थी अब उन्हीं प्रचार की चीज़ों को वहाँ पर पे लाया गया। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ कि मतदाताओं को उससे प्रभावित हुए और मतदाताओं को इन्होंने इस प्रकार की चीज़ों ने काफ़ी अधिक प्रभावित किया। अमेरिकी चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा दखल रहा और भारत के चुनाव में भी बहुत बड़ा दखल है। चूँकि मैं खुद भी मीडिया पढ़ा हुआ हूँ, मीडिया से मैंने मास कम्युनिकेशन से मास्टर्स किया है, तो मैं जानता हूँ कि चीज़ें यहाँ पर कैसे मैनेज होती हैं। तो यहाँ होता क्या है कि चुनाव में जो आप देखेंगे हर एक प्रकार की एक सोशल मीडिया टीम होती है, हर एक पार्टियों की, हर एक उम्मीदवारों की। इवन कि अब तो चीज़ें इतना हो गई हैं कि पंचायत चुनावों में भी ये सोशल मीडिया की टीमें काम कर रही हैं। तो ये इस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से जो एआई है, जो सोशल मीडिया है, जो किसी प्रकार तकनीक है, वो किस प्रकार से आम मतदाताओं की जो व्यक्तिक रुख है, उसका जो मनोविज्ञान है, उसकी मनोदशा है, उसका वोटिंग बिहेवियर है, तो वोटिंग बिहेवियर को ही किस प्रकार से ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, ये बड़ी बात होती है। डेटा का रियल टाइम आधार पर विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया के रुझान, भावनाएं, इन्फ्लुएंसर संबंधित डेटा का रियल टाइम मूल्यांकन हो पाएगा। दक्षता में वृद्धि होगी। विज्ञापन, प्रचार, आयोजन जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग चुनाव अभियान में गतिविधियों के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन किया जा सकता है। भागीदारी बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। एआई क्या है कि सहभागी लोकतंत्र के लिए अवसर प्रदान करेगा, मतदाता को जागरूकता करेगा, उसके लामबंद करेगा। ठीक है, हालांकि बहुत सारी चिंताएं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि क्या है कि मैं जानता हूं इसमें कि किस प्रकार से मीडिया का उपयोग करके जन भावनाओं को खिलवाड़ किया जाता है। अनेक प्रकार की मुद्दों में उसको नैरेटिव तैयार की जाती है। वोटिंग बिहेवियर को किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है। तो अनेक चीज़ों को मैं यहाँ पे समझ के बता रहा हूँ कि एआई से जुड़ी चिंताएं उसके लाभों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हेरफेर हो सकता है। डीप फेक वीडियो, अभी हाल ही में 2 दिन पहले की न्यूज़ है, 3 जो भारतीय अभिनेत्रियां थीं उनके डीप फेक वीडियो वायरल हुए। अब ये बहुत बड़ा समस्या हो गई है। डीप फेक वीडियो पे कोर्ट ने भी चिंता जताई, सरकार ने भी चिंता जताई है। जो अभिनेत्री थी, अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप न्यूज़ पढ़े होंगे, देखे होंगे, उनके डीप फेक वीडियो वायरल हुए। ये एक बड़ी समस्या है कि क्या हो सकता है यहाँ पे, ये इससे क्या होगा कि ये चुनाव में बहुत बड़ी ये गलत संदेश भी इससे जा सकता है। काफ़ी कुछ भी हो सकता है ऐसे चुनाव में, डीप फेक वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, प्रत्याशियों के जो है उसका मान मर्दन हो सकता है, अनेक चीज़ें हो सकती हैं। गलत सूचना प्रसारित करने, सोशल मीडिया पर हेरफेर करने, मतदाताओं को प्रभावित करने और जो सत्य चीज़ है उसको गलत साबित करने, गलत को सत्य साबित करने के लिए भी इसका हेरफेर करके एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। सार्वजनिक हस्तियों को बदनाम किया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है। इससे राजनीतिक जीवन उनका प्रभावित होगा या चुनाव राजनीति से वो दूर हो सकते हैं। बहुत बड़ी चुनौती यही सबसे बड़ी है। ठीक है, चुनावी प्रक्रिया पर जन विश्वास में कमी आएगा। अब इससे क्या है, प्रभावी अभियान अगर एआई उपकरण के लिए होगा तो ये लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर जनता के विश्वास को कमजोर करेगा। यह विनियमन का अभाव है। इसमें उपयोग को नियंत्रित करने के लिए व्यापक विनियमन तंत्र का अभाव है। ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेशन अभी तक विद्यमान नहीं है। सटीकता और डेटा की गुणवत्ता भी जो है कहीं ना कहीं ये क्या है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है उससे प्रभावित हो सकती है, जिसमें क्या है कि डेटा की गुणवत्ता और मात्रा जो है थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो उसकी जो प्रभावशीलता है, सटीकता है, विश्वसनीयता है, सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। साइबर सुरक्षा संबंधी कमियां हैं, यानी मतदाता के जो पर्सनल डेटा है उसको एकत्रित करने, विश्लेषण करने के लिए एआई का उपयोग करके गोपनीयता, डेटा संबंधी सुरक्षाएं चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं। साइबर सुरक्षा संबंधी अवसंरचना, डेटा भंडारण के साधनों की कमी और बढ़ते साइबर हमले भी हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी चिंताएँ जो हैं ये सामने आई रही हैं। अब आ रहा है आगे की राह। आगे की राह में आप देखिए इसमें क्या करना क्या चाहिए। इसमें विनियामकीय फ्रेमवर्क को अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, एआई के उपयोग के लिए स्पष्ट विनियामकीय फ्रेमवर्क लागू करना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन और अभियानों के लिए विज्ञापनों को कवर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है। एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑनलाइन संचार और संवाद के लिए डिस्क्लोजर जैसी आवश्यकताओं को अनिवार्य करना चाहिए। जवाबदेही और उत्तरदायित्व बल देते हुए चुनाव में एआई के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और नैतिक फ्रेमवर्क को लागू करना चाहिए। इनोवेशन और उसके पता लगाने के लिए डीप फेक कंटेंट का पता लगाने, मतदान से संबंधित दुष्प्रचार अभियानों का पता लगाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों को तेज करना चाहिए। लैंग्वेज मॉडल और चैट बॉट से समेत प्रेरित साइबर हमलों से सुरक्षित बनाना चाहिए और संरचनाओं को मजबूत करना है। संचार प्रौद्योगिकी जैसे
ठीक है। अब इस डीप फेक कंटेंट और लैंग्वेज मॉडल का उपयोग करना है तो इसको इसीलिए करना क्या चाहिए, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को मदद लेना चाहिए। अनुकूलित प्रतिक्रिया, इसमें क्या है कि एआई संबंधित उभरते खतरों और चुनौतियों को निरंतर निगरानी करना चाहिए और उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये अभी इसमें क्या करना है, इसमें बहुत अभी आगे कार्य करना काफ़ी ज़रूरी है। भारत सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एआई से संबंधित या अन्य जो तकनीकी संबंधित जो चीज़ें हैं उसे काफ़ी मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि जो भारतीय मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं उतने जागरूक नहीं हैं जितने कि अन्य देशों के जो मतदाता हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो हमें इससे निपटना बेहद आवश्यक है, जो इससे हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं में काफ़ी मजबूती आएगी, चुनावी प्रक्रिया भी पारदर्शी होगी। तो ये आपका आर्टिकल ये आज का ख़त्म हुआ। अब बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें पर्सनालिटी राइट्स है और अन्य चीज़ें हैं, इसको हम लोग अभी एक आधे घंटे क्लास हो गई है, इसके बाद हम सीधे से जो है अब शाम को एक अगर टाइम मिला तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा और एक्स्ट्रा क्लास लेकर के जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस आज ख़त्म कर दूँगा। इसी तरह से 2-2 क्लास लेकर के 4-5 दिन के अंदर ये जो चीज़ें छुट्टी हुई थी वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी और आप लोग बिल्कुल अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। तो आज से शुरुआत हो गई है बेहद अच्छे तरीके से। आपको कुछ आर्टिकल भी यहाँ पे मैं बताया था, जो आर्टिकल्स यहाँ मैंने लिखे हुए हैं उन सारे आर्टिकल्स को मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा और उस आर्टिकल्स को पढ़िएगा और इसमें वैल्यू एडिशन कर लीजिएगा, बहुत आपके लिए काम आएगा। ठीक है, धन्यवाद।